लास्ट क्लास देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे इम्प्लांटेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का। उसको यहाँ समझाया गया है कि अगर आप देखें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इस्थमस और एम्पुला, ये पार्ट एम्पुला है और ये पार्ट इस्थमस है। इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपको पता है कि क्लीवेज हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ज़ायगोट में जब क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद ये क्या आएगा मॉडुला स्टेज में, फिर ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला स्टेज में आ जाएगा। उसी को स्टेप वाइज दिखलाया गया है कि जब क्लीवेज स्टार्ट होगा, आपको तो याद है कि ह्यूमन बीइंग में जो क्लीवेज होते हैं वो अनइक्वल होता है, इसलिए एक बड़ा और एक छोटा सेल बना हुआ है, 2 सेल स्टेज, फिर ये 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज में जब यूट्राइन कैविटी में जब ये एंटर करेगा तो यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा मॉडुला, जो एक 16 सेल स्टेज और सॉलिड मलबेरी यानी शहतूत के बॉल के जैसा नजर आएगा। ये एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस अपने में से कुछ न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड सेक्रेट करेगा, जिसको कहेंगे हम लोग यूट्राइन मिल्क। सेक्रेट यूट्राइन मिल्क, ये अपने में से यूट्राइन मिल्क को रिलीज करेगा फॉर द नरिशमेंट, ताकि ये नरिशमेंट ले सके, फॉर द नरिशमेंट ऑफ मॉडुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। मॉडुला और ब्लास्टोसिस्ट को नरिशमेंट ये प्रोवाइड करेगा। अब देखिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी ये ZP यानी जोना पैलिसिडा परसिस्ट करता है, रह जाता है। और जब इम्प्लांटेशन की बारी आती है, देख लीजिए मॉडुला के बाद जब ये ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जब यूट्रस के एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट कर रहा है, तब ये जोना पैलिसिडा टूट गया है। ये क्यों टूटा है? तो आंसर होता है कि ये मॉडुला के जो सेल्स होते हैं वो साइड में थोड़ा बड़ा होना चाहता है, तो प्रेशर डालता है जिससे छेद हो जाता है जोना पैलिसिडा में, और कुछ ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम्स होता है जिससे ये फट जाता है। तो ये हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ मॉडुला सेल्स, मॉडुला में जो सेल्स हैं, एंड रिलीज ऑफ ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम, और ट्रिप्सिन के जैसा एंजाइम जब रिलीज होता है तब ये टूट जाता है। तो जोना पैलिसिडा मॉडुला स्टेज तक एग्जिस्ट करता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन से पहले ये गायब हो जाता है, क्योंकि इसके टूटने के बाद ही इम्प्लांटेशन हो सकता है। अब आप देख लीजिए इसके फंक्शन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम सेकंड फंक्शन को पहले बताना चाहेंगे, जोना पैलिसिडा के सेकंड फंक्शन को। अभी ये जोना पैलिसिडा परसिस्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। अगर ये टूट जाएगा तो यहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जिसको कहेंगे आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और कवर होने के कारण मॉडुला स्टेज तक इसको कोई भी WBC फैगोसाइटोज नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फैगोसाइटोसिस से बचाता है। तो जोना पैलिसिडा का क्या काम है ये हमने आपको 2 पॉइंट में दिखला दिया। अब जब ये निकलता है, रिलीज होता है यहाँ से मॉडुला ब्लास्टोसिस्ट बन करके, तो लेटर 8 के जैसा, 8 अक्षर के जैसा ये रिलीज होता है। अब इसी समय में अगर ये कट गया 2 भागों में, तो ये आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन करा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों साइड के ओवरी, आपको याद है कि दोनों साइड में ओवरी होते हैं, इधर भी ओवरी होता है और इधर भी ओवरी होता है। दोनों साइड के ओवरी से कभी कभी एक रिलीज हो जाते हैं, तो एब्नॉर्मेलिटी कहलाता है। और जब दोनों ओवरी से एक रिलीज होकर के और फर्टिलाइज होकर के इम्प्लांट होगा, तो फ्रैटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ये कंप्लीट डिवीजन नहीं कर सका, जुड़ा रह गया किसी बॉडी पार्ट से, तो सियामेस ट्विंस का फॉर्मेशन हो जाता है, जो भी आपको हम लिख के दिखलाएंगे। अब ध्यान ये देना है कि जब ये इम्प्लांट होता है यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 6th, 6th या 7th, यानी हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के 1 वीक के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन होगा तो नरिशमेंट सप्लाई करेगा कौन? यूट्रस। तो यूट्राइन मिल्क के रूप में होगा, जो आपको बता चुके हैं। अब इम्प्लांट करने के बाद जरा ध्यान कीजिए कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ये हॉलो है। जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अंदर से क्या है? हॉलो है, रबर बॉल के जैसा ये खाली है अंदर से, क्योंकि एक कैविटी है इसके अंदर में, जिसको कहेंगे ब्लास्टोसील कैविटी, जो यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है। चारों ओर से जो सेल है वो है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर में कुछ मांस में सेल जमा है एंडोमेट्रियम के साइड से, जिसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब,
या एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास। इस इनर सेल मास में आपको मिलते हैं कुछ स्टेम सेल, और ये स्टेम सेल बच्चे के ऑर्गन्स को बनाएंगे, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस। उस समय में एक फीटल स्टेम सेल इसका फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए हमारे बॉडी में कई जगह पर स्टेम सेल है, जैसे बोन मैरो में स्टेम सेल है, स्टमक में स्टेम सेल है, या कई जगह पर स्टेम सेल है, लेकिन वो एडल्ट स्टेम सेल है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आपको प्लासेंटा में भी मिलेंगे, तो आगे आप पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर का लेयर है ब्लास्टोसिस्ट का, वो अगर इस इनर सेल मास को जहां पर ये टच कर रहा है, आप उसको कहेंगे सेल्स ऑफ रॉबर, जिसको यहां लिख के दिखाया गया है कि ट्रोफोब्लास्ट सेल इन कांटेक्ट ऑफ इनर सेल मास कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल्स ऑफ रॉबर आप किसको कहेंगे? तो मरुला में और ब्लास्टुला में या ब्लास्टोसिस्ट में डिफरेंस क्या है कि मरुला सॉलिड होता है, ये हॉलो होता है, और इम्प्लांटेशन जो होता है वो मेनली फंडस ऑफ यूट्रस पर होता है, यानी यूट्रस के अपर पार्ट पर होता है, या बॉडी के अपर पार्ट पर इम्प्लांटेशन हो सकता है। अगर लोअर पार्ट पर इम्प्लांटेशन होगा तो एबॉर्शन का चांस बढ़ जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मीन्स होता है कि अगर इम्प्लांटेशन यूट्राइन कैविटी के बजाय, यानी यूट्रस के लेयर के बजाय, अगर किसी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में हो गया, या फिर फैलोपियन ट्यूब को रप्चर करके टंगी कैविटी में अगर कहीं पर इम्प्लांटेशन हो गया, तब आप उसको कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा ट्विंस के बारे में, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। अब देखिए जब ये लेटर 8 के रूप में रिलीज हो जाता है, उस समय में कभी कभी ये कट जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक ज़ायगोट जो अभी 8 लेटर के रूप में हम आपको दिखला रहे हैं, ये मौजूद है, और ये बीच से क्या हो गया, कट गया। अब ये दोनों पार्ट सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। ऐसे कंडीशन में दोनों पार्ट का इम्प्लांटेशन होगा, और इससे बनेगा आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड होकर के अलग नहीं हुआ, जुड़ा रह गया ये कुछ न कुछ, तो वैसे कंडीशन में आप इसको कहेंगे सियामिस ट्विंस। सियाम थाईलैंड का जगह है जहां पर कि ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था सियामिस ट्विंस को, और इसके टिपिकल एग्जांपल है, आंसर हो जाएगा इंग एंड चैंग नाम का आदमी। इंग एंड चैंग नाम के वर्ड के पहले सियामिस ट्विंस को जाना गया था। तो याद रहे, कभी कभी बच्चे का हेड जुड़ा रह जाता है, कभी जानते हैं शोल्डर जुड़ा रह जाता है, कभी कभी बैक पीठ जुड़ा रह जाता है, कभी कभी हेड से लेके और वेस्ट तक, कमर तक का पोर्शन जुड़ा रह जाता है, कभी कभी बच्चे का थोड़ेक्स जुड़ा रह जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के सियामिस ट्विंस आपको मिलेंगे। आप सुने होंगे सबा और फरहा के बारे में, जिसके हेड एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिसको एम्स के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उसके हेड को अलग करने से, ये अलग करने से उसका डेथ हो जाएगा। तो इंडिया में भी हम कई एग्जाम्पल्स हैं जो सियामिस ट्विंस के मिलते हैं। अगर दो एक अलग अलग फर्टिलाइज हुआ, जैसे एक इधर के राइट ओवरी से और दूसरा एक लेफ्ट ओवरी से, अगर ये फर्टिलाइज हुआ स्पर्म के द्वारा, तो स्पर्म के द्वारा अलग अलग फर्टिलाइज होने के बाद जब ये दो ज़ायगोट बनाएंगे, अलग अलग दो ज़ायगोट बनेगा, और इससे इस दोनों ज़ायगोट से जब नया नया दो बच्चे बनेंगे, इससे भी अलग एम्ब्रियो बनेगा, इससे भी अलग एम्ब्रियो बनेगा। ऐसे कंडीशन में आप इसको कहेंगे फ्रैटर्नल ट्विंस। ये फ्रैटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आइडेंटिकल ट्विंस में देखिए एक ज़ायगोट से बनता है, इसलिए इस दोनों को कहेंगे मोनोज़ायगोटिक। ये मोनोज़ायगोटिक ट्विंस है, इसमें सेक्स एक जैसा होगा, दोनों मेल या दोनों फीमेल बच्चे होंगे। और फ्रैटर्नल ट्विंस में गारंटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग एक के फर्टिलाइजेशन से बना है, इसलिए बच्चे का सेक्स सिमिलर भी हो सकता है और सेपरेट यानी अलग अलग भी हो सकता है, यानी सिमिलर हो सकता है बच्चे का सेक्स। अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, जो आपको हम यहाँ पर दिखला रहे हैं, ये क्या है, ये एक ब्लास्टोसिस्ट है। अब इसके बारे में आपको हम डिटेल्स में जानकारी देना चाहेंगे। देखिए जरा सा, यहाँ जो लेयर है ब्लास्टोसिस्ट के वो दो है, एक है ट्रोफोब्लास्ट और एक है एम्ब्रियोब्लास्ट। अब देखिए ट्रोफोब्लास्ट में पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट में पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद एलॉन्ग पेरिफेरी जब डिवीजन होगा,
तो आप उसको कहेंगे पेरिक्लिनल डिवीजन अलोंग पेरिफेरी। अब देखिए ये पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट ये अपने आप को चेंज कर लेगा दो पार्ट में। अब देखिए ये एक हो जाएगा आउटर और एक हो जाएगा इनर। आउटर हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये हो जाएगा आउटर साइटोट्रोफोब्लास्ट ऑर्टर साइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर हो जाएगा, आपको बता दें, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखना है कि ऑर्डर हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास भी डिवाइड कर जाएंगे। वो पहले क्या होगा, जहां पर सेल्स ऑफ लॉवर आपको दिखलाया जा रहा है वहां से ये सेपरेट होगा, ब्लास्टोसिस्ट की तरफ आएगा और रीअरेंज होकर के हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट बनाएगा। पहले होगा सेपरेशन प्लस रीअरेंजमेंट, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट के द्वारा ये बनाएगा, आपको बता दें क्या बनाएगा, आंसर होगा हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट। अब देखिए हाइपोब्लास्ट जो होगा ये क्यूबॉइडल सेल होगा और एपिब्लास्ट थोड़ा बड़ा सेल होगा, ये कॉलमनर सेल होगा। अब इसके डायग्राम को आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे होगा। अब देखिए इसके डायग्राम को तो डायग्राम आपको ऐसे नजर आएगा यहां पर। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो बाहर से होंगे वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगे और एम्ब्रियोब्लास्ट अंदर का पार्ट होगा। देखिए ये एंडोमेट्रियम है यूट्रस का और ये डिवाइड कर चुका है और ये बनाया है बाहर से साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये अंदर वाला हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसका फॉर्मेशन कर लेगा। अब आपको दिखला रहे हैं हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बारे में। अब नीचे के जो सेल्स हैं छोटे छोटे, ये कहलाएगा हाइपोब्लास्ट और ऊपर वाले जो सेल्स यहाँ पर बने हैं लंबे लंबे, इसको कहेंगे आप एपिब्लास्ट। ये एपिब्लास्ट कहलाएगा। अब देखिए जब ये डाउनवर्ड होगा नीचे आएगा तो जो ब्लास्टोसिल कैविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, इसको कहेंगे आप रिड्यूस्ड ब्लास्टोसिल। ये रिड्यूस्ड ब्लास्टोसिल कहलाएगा। और ऊपर में एक नया कैविटी डेवलप हुआ है जिसको कहेंगे आप एम्ब्रियोटिक कैविटी। एम्ब्रियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होने जा रहा है तो एक नया कैविटी डेवलप हुआ। अब हमको देखना होगा कि ये साइटोट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या बना सकता है। ये बना क्यों है, किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब देखिए ये सेम साइटोट्रोफोब्लास्ट जो यहाँ पर बनकर के तैयार हुआ है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट अपने में से एससीजी नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। रिलीज एससीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को ये रिलीज करेगा और साथ में ये बनाएगा फॉर्म्स प्लासेंटा आया कोरियन बना करके
प्लासेंटा का फॉर्मेशन करेगा कोरियन, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। अब ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये अब देख लीजिए साइटोट्रोफोब्लास्ट जो यहाँ पर है ये एम्नियन को बनाएगा। जो सेकेंड लेयर हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, फर्स्ट हो गया कोरियन, सेकेंड हो गया एम्नियन। तो एम्नियन और एम्नियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन यहाँ पर ये कर रहा है। अब उनको पता लगाना है हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बारे में कि वो क्या करेगा। जो यहाँ पर अरेंज हुआ है, देखिए अब इसको हम अलग से दिखलाना चाहेंगे। रिड्यूस्ड ब्लास्टोसेल योग सैक में आगे चेंज हो जाएगा, योग सैक में बदल जाएगा। अगर आगे देखिए एम्नियोटिक कैविटी में हम आपको पहले से बताया कि इसमें एम्नियोटिक फ्लूइड आ जाएगा। अब तो ये लेयर है नीचे का वो क्या है हाइपोब्लास्ट, ये लेयर नीचे का क्या है हाइपोब्लास्ट, और ऊपर के जो बड़े बड़े सेल्स हैं वो कहलाएगा एपिब्लास्ट। तो ये ऊपर का सेल हो गया लंबा, इसको कहेंगे आप एपिब्लास्ट। अब ध्यान देना ये है कि हाइपोब्लास्ट से आगे चल करके एंडोडर्म, फर्स्ट टर्मिनेट एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, एंडोडर्म बनाता है ये, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्मिनल लेयर। फर्स्ट टर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करता है और एंडोडर्म से आगे एम्ब्रियो का गट बन जाएगा, एम्ब्रियोनिक गट। और इस एम्ब्रियोनिक गट से दो स्ट्रक्चर बन करके तैयार होंगे, जिसमें से एक होगा योग सैक और दूसरा होगा साथ में एलेक्ट्रोलाइट्स। जो इस एम्ब्रियोनिक गट से रिलीज होकर फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियोनिक गट इस दोनों का, योग सैक और एलेक्ट्रोलाइट्स का, एपिब्लास्ट से दो स्ट्रक्चर बन करके तैयार होंगे। एक स्ट्रक्चर बनेगा पहले एंडोडर्म जो फर्स्ट टर्मिनल लेयर है, अब सेकेंड टर्मिनल लेयर कौन बनेगा एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म हो जाएगा सेकेंड टर्मिनल लेयर, अब सेकेंड टर्मिनल लेयर, और मेसोडर्म लास्ट में बनेगा, और मेसोडर्म जो होगा वो होगा लास्ट एंड थर्ड टर्मिनल लेयर। अगर आप समझिए ये बनेगा कैसे, ये जो एपिब्लास्ट है इसमें डिवीजन होगा और डिवीजन होकर के ये इस हाइपोब्लास्ट के ऊपर ये उभार्स कई सेल बना देगा। देखिए इसमें डिवीजन हुआ, कई सेल बनने लगे, और बनने के बाद क्या होगा कि ये अंदर की तरफ एंट्री लेगा, इनर साइड में आएगा, यानी हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट किसको बनाता है आपको मिल चुका है एंडोडर्म के बीच में, ये एंडोडर्म हो गया, एंडोडर्म को बनाएगा। एपिब्लास्ट वाला पोर्शन जो है वो किसको बनाएगा एक्टोडर्म को बनाएगा। और जो सेल यहाँ पर प्रोलिफरेट किया है जर्म हिल के रूप में एक तरह से, वो कहिए कि वो डाउनवर्ड आएगा, और डाउनवर्ड आकर के इस दोनों के बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एंट्री ले लेगा। तो ये ऐसा नजर आएगा हाइपोब्लास्ट। हम देखिए कुछ सेल जो ऊपर से डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है, वो उसका एंट्री होगा, और जो एपिब्लास्ट के सेल्स हैं वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और बीच में मेसोडर्म का क्या कर रहा है फॉर्मेशन कर रहा है। ये हो जाएगा एंडोडर्म, ये हो जाएगा एक्टोडर्म, और जो सेल ऊपर से नीचे दोनों के बीच में एंट्री लेगा वो बना देगा मेसोडर्म। और यही थ्री जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एचसीजी हार्मोन तो यूरिन में बाहर आएगा, जिससे हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट या ग्रेविडेक्स टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट का नाम लिख रहे हैं हम प्रेगनेंसी टेस्ट या ग्रेविडेक्स टेस्ट। यूरिन एचसीजी इन द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, अभी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए
प्रेग्नेंट फीमेल जहां से रिलीज होकर क्या रहा है। अब एससीजी किट के द्वारा मॉर्निंग यूरिन का सैंपल लेकर के अगर हम रखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो एससीजी हार्मोन का दूसरा काम है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। एससीजी मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। रिमेंबर, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन प्रेगनेंसी। और ये तब तक एससीजी छोड़ता रहेगा जब तक कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, क्योंकि बाद में एससीजी का फॉर्मेशन प्लासेंटा करने लगता है। एस्ट्रोजन, देखिए एस्ट्रोजन का 3 फॉर्म्स होता है, तो आपको थोड़ा बताना चाहेंगे यहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन। एक कॉमन एस्ट्रोजन है जो है बीटा एस्ट्राडायोल। डायोल का मतलब होता है, आप इसको E2 लिख सकते हैं, डाय मतलब 2, E2। एस्ट्राडायोल के लिए ऐसा वर्ड दिया गया है E। और ये है मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन फीमेल के बॉडी में, ये सबसे कॉमन एस्ट्रोजन है सेक्रेटेड ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज ऑफ फीमेल। चाइल्ड बियरिंग एज ऑफ फीमेल, एक फीमेल का जो चाइल्ड बियरिंग एज है वो मिनार्की से मेनोपॉज तक होता है, और मिनार्की से मेनोपॉज तक ये एस्ट्राडायोल का रिलीज होता है। लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जितने दिनों तक वो प्रेग्नेंट रहेगी उतने दिनों तक, अब देखिए बीटा एस्ट्राडायोल की जगह पर एस्ट्रियोल का सेक्रेशन हो जाता है, एस्ट्रियोल। ट्रायोल का मीन्स यहाँ पर क्या हो गया 3, E3। ये हो जाते हैं मेल एस्ट्रोजन। अब जैसे ही आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी ओवरकम हो जाएगा फिर यही होगा, लेकिन जब फीमेल में मेनोपॉज आ जाएगा तब मेनोपॉज एज, उस समय में एस्ट्रोन नाम का एस्ट्रोजन रिलीज होगा, एस्ट्रोन, जिसको E1 कहते हैं। ये हो जाएगा मेल एस्ट्रोजन। तो याद रखना है कि एक फीमेल में जो एस्ट्रोजन होते हैं वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म में रिलीज होता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एस्ट्रोजन के बारे में जानकारी दी गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, आगे के बारे में जानकारी लेंगे, कैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से सारे लेयर्स बनते हैं, प्लासेंटा क्या होता है, बर्थ कैसे होगा बच्चे का, और फीमेल के ब्रेस्ट के बारे में, फिर लैक्टेशन कैसे होगा।